सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। साइंस की जो हमारी कंप्लीट साइंस सीरीज हमारी चल रही है, इसके अंदर जो है आज हम क्लास नंबर 8 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास नंबर 8 करने वाले हैं। और क्लास नंबर 8 में कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत। इंग्लिश में बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिसिटी मेरे भाई। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकेंगे वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। कुछ बच्चों का थोड़ा सा डाउट है, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था कि करंट अफेयर की क्लास क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास इसलिए नहीं हो रही है, कुछ टाइम पहले जो है मैंने दो से तीन प्लेलिस्ट जो है इकट्ठी स्टार्ट की थी, जिसके अंदर आपकी जो है इंडिया जीके भी चल रही थी, करंट अफेयर भी चल रहा था, कंप्यूटर की सीरीज भी चल रही थी। तो उस समय जो है क्या हुआ था कि वर्कलोड जो था ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। और वर्कलोड बढ़ने से जो है जो आपकी कंटेंट की क्वालिटी थी ना उस पर फर्क पड़ रहा था मेरे भाई। ठीक है, क्या पड़ रहा था? कंटेंट की क्वालिटी पर फर्क पड़ रहा था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैंने सेपरेट जो है सीरीज को करना शुरू कर दिया। इसीलिए जो है आपकी करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है वो अभी रुकी हुई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 साल का जो नेशनल करंट अफेयर है ना वो मैं करवा चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर जो है 1 साल का मैं यहां पर करवा चुका हूं। बाकी जो दूसरा साल का है 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का 2025 का मैं करवा चुका हूं, 2026 का जो है पेंडिंग बचा हुआ है। ठीक इसी फॉर्म में हम हरियाणा का करंट अफेयर भी करेंगे मेरे भाई। ठीक है, इसी फॉर्म में जो है हम हरियाणा का करंट अफेयर करेंगे। और ऐसे ही हम अपना जो पूरा सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया था, 60 मार्क्स का जो प्रॉमिस आपसे किया था, वो सारा हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लास्ट का 10 या 20% बचा होगा। मैं बता देता हूँ क्या क्या कंप्लीट करवा चुका हूँ। कंप्यूटर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है, एचएसएससी की बात करूं तो। और इसके बाद इंडिया जीके में कंप्लीट करवा चुका हूं। जो मेजर सब्जेक्ट है ना वो सारे मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। इंडिया जीके हो गई, हरियाणा जीके हो गई। ठीक है, हरियाणा जीके भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, और क्या रह गया? और साइंस रह गया। साइंस जो है अभी चल रही है मेरे भाई। तो ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं एचएसएससी के अंदर। थोड़ा सा बता देता हूं, कंप्यूटर यहाँ पर 10 मार्क्स की आती है, इंडिया यहाँ पर 15 मार्क्स की आती है, हरियाणा जीके जो है कितने मार्क्स की आती है? 20 मार्क्स की आती है। एग्रीकल्चर जो है कितने मार्क्स की आती है? 6 से 7 मार्क्स की एग्रीकल्चर आती है। और साइंस जो है 15 मार्क्स की आती है। तो इतने मार्क्स का जो है हमारा ये डेटा कंप्लीट हो चुका है। बस ये लास्ट साइंस मेजर सब्जेक्ट बचा है। उसके बाद जो है छोटी मोटी चीज़ें बच जाएंगी, जैसे कि आईपीसी सीआरपीसी की बात करो, ये रह जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी ये रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बता ही देता हूँ, बताने लग गया हूँ तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारा क्या बच जाएगा? आईपीसी सीआरपीसी बच जाएगा। ठीक है, और क्या रह जाएगा मेरे भाई? करंट अफेयर रह जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर हरियाणा का रह जाएगा। और क्या रह जाएगा मेरे भाई? और रह जाएगा एनवायरमेंट के ENVIR। ठीक है, एनवायरमेंट के 500 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और इकोनॉमिक्स के जो है 500 क्वेश्चन दूंगा। ये देने इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है एचएसएससी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारी पेंडिंग हुई है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और जो 60 मार्क्स का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वो आपके एग्जाम से पहले जो है आपको सारा दे दूंगा। यकीन मानिएगा, सिलेबस तक ही मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी ना, तब हम जो है सभी सब्जेक्टों के जो है प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट करेंगे। इतनी आपकी तैयारी यहां से जरूर हो जाएगी कि आप कॉन्फिडेंस से जो है भरपूर एनर्जी से भर जाएंगे और जो है एग्जाम में आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, मेरे एंड से कोई भी कमी नहीं आएगी, बस आपके एंड से कमी नहीं आनी चाहिए। जितना मैं अभी तक करवा चुका हूं ना, उम्मीद करता हूं सारा आप देख चुके होंगे या फिर सारा देख रहे होंगे। एग्जाम से पहले इस सारे को देख डालो, उसके बाद एग्जाम के बाद बताना ये जो मैंने फ्री इनिशिएटिव चलाया था, फ्री प्लेलिस्ट जो बनाई थी, इसके अंदर से कुछ आया है या फिर नहीं आया है मेरे भाई। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी आपको देना जरूरी था। इसके अलावा भी कोई आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो। और एक और चीज बता देता हूं, हर बच्चे का देख लो एट ए टाइम जो है रिप्लाई मैं नहीं कर सकता, काफ़ी सारा जो है बर्डन होता है। फिर भी जिसका इंपॉर्टेंट कमेंट होता है ना उसको मैं जो है तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखना सीखो जिंदगी में। जब आप पेशेंस रखना सीख जाओगे ना तो यकीन मानिएगा आप में स्थिरता आनी स्टार्ट हो जाएगी और आप मैच्योर होना स्टार्ट हो जाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो बचपना छोड़ दो, पेशेंस रखो। जिंदगी में जो है पेशेंस रखना बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितना मैंने आपसे प्रॉमिस किया वो सारा मैं आपको करवा के ही मानूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज हम करने वाले हैं। आज हमारा फिजिक्स का
आप सभी जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की हमारी जो है ये प्लेलिस्ट चल रही है मेरे भाई, सॉरी मैथ बोल दिया मैंने, बायोलॉजी की ये प्लेलिस्ट चल रही है और ये सारे किससे संबंध रखते हैं, ये सारे जो है कंप्लीट साइंस से संबंध रखते हैं मेरे भाई, कंप्लीट साइंस से संबंध रखते हैं। फिजिक्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, आज हमारा 8वां चैप्टर है यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर है। कल हम 9th चैप्टर करेंगे यानी कि अंतिम चैप्टर करेंगे, डोंट वरी। 9th के बाद हम 10th चैप्टर भी करेंगे। 10th चैप्टर में क्या करेंगे, मिसलेनियस डेटा करेंगे। मिसलेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विविध बोलते हैं मेरे भाई। विविध का क्या मतलब है, आई होप आपको विविध का मतलब पता होगा। जो चीजें चैप्टर्स के अंदर नहीं आती ना, वो सारी चीजें विविध के अंदर आती है और वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्या क्या कुछ आती हैं, जैसे कभी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने दी, किसने की, किस ईयर में इनकी खोज की, मतलब पूरे फिजिक्स का जो कंप्लीट वन शॉट वीडियो होगा ना, वो मैं मंडे को आपको दे दूंगा मेरे भाई। टोटल 100 एमसीक्यू हम उसके अंदर करने वाले हैं। पूरे फिजिक्स का एमसीक्यू का ये वन शॉट रहेगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारी 10 वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, मैं ये नहीं कहता कि 5, अगर मान लो कि 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आए आपके एचएसएससी हरियाणा पुलिस या फिर ग्रुप डी में फिजिक्स से रिलेटेड मेरे भाई, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए ना, और अगर ये पूरे 10 के 10 वीडियो आपने कंप्लीट अच्छे से देख लिए, तो मैं नहीं कहता कि 5 में से 5 आपके कंप्लीट आ जाएंगे, लेकिन इतना प्रॉमिस करता हूं कि 4 मार्क्स आपके इजीली आप ले जाओगे अगर आपने ये प्लेलिस्ट अच्छे से और पूरी देखी होगी तो मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये महत्व है। बाकी आपको एग्जाम देखकर जो है क्वेश्चन पेपर देख के इन प्लेलिस्ट का जो है महत्व समझ आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, विद्युत आवेश की बात कर रहा है, ठीक है। विद्युत आवेश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का जो इलेक्ट्रिक, माफ कीजिएगा, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मात्रक होता है, यानी कि किसके द्वारा इसको जो है मापा जाता है, तो कूलाम के द्वारा जो है इसको मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये भी आपको जो है जरूर याद रखने हैं। सब कुछ मैंने लिख कर दे दिया है, बस आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम लर्न करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना। यकीन मानिएगा, पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। अगर नहीं विश्वास ना, तो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन देख लेना, यहां से कोई बाहर आया हो तो मेरे भाई, ठीक है। तो विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मापा जाता है, तो कूलाम्ब में जो है इसको मापा जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे जो 4 पॉइंट लिखे गए हैं ना, चारों के चारे इंपॉर्टेंट है, तो ये मान के चलिएगा हर लाइन से एक क्वेश्चन एचएसएससी आपसे पूछ सकती है, तो मान के चलिएगा ये 4 लाइन 4 क्वेश्चन है मेरे भाई आपको, ठीक है। 4 क्वेश्चन ये हो गए और 4 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, तो एक क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन मैं आपके करवा रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा सा विश्वास रखा करो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं अब कूलाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, यह एक अदिश राशि है मेरे भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है, बताइए जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम, ये किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये एक का कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। एम्पियर धारा का माफ कीजिएगा, एम्पियर धारा का और ओम प्रतिरोधक का जो है ये मात्रक है। कूलाम को जो है ये सी से इसको जो है डिनोट किया जाता है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का अंतरराष्ट्रीय मानक जो है ये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, एक कूलाम आवेश लगभग 6 गुणा 10 की 18 इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश के बराबर होता है। तो एक कूलाम में जो है लगभग कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो एक कूलाम में आवेश लगभग जो है 6 गुणा 10 की 18 इलेक्ट्रॉन जो है इस पर मौजूद होते हैं मेरे भाई। सूत्र की बात करूं तो याद रखना, Q इक्वल L इंटू टी के अनुसार 1 एम्पियर विद्युत धारा जब 1 सेकंड तक बहती है तो वह 1 कूलाम आवेश के जो है बराबर होती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब जो है ऑप्शनों को देख लेते हैं। एम्पियर जो है ये किसका मात्रक है मेरे भाई, यह विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, एम्पियर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है जो प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को दर्शाता है। वोल्ट की बात करूं तो यह विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो है एसआई मात्रक है, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को जो है मापता है। ओम की बात करूं तो यह विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक है। तो सभी के एसआई मात्रक आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, कोई भी एसआई मात्रक जो है आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा, एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक हो जाएगा। वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का मात्रक हो जाएगा। ओम जो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ओम जो है रेसिस्टेंस का जो है एसआई मात्रक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहे हैं विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है। अभी देख के आए हैं विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या हो जाएगी। तो मैं बोल रहा हूं ना बार बार, बस इन वीडियो को अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना और शांति से बैठ के पढ़ना, अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करना। 15 क्वेश्चन में से यकीन रखना 12 से 13 क्वेश्चन आ जाएंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में से। अभी तो इसमें से जो है आज 8वीं वीडियो ही है, हम 30 वीडियो इसके अंदर करने वाले हैं। अगर ये कोई बच्चा 30 वीडियो देख लेगा ना साइंस में, तो यकीन मानिएगा 10 से 12 क्वेश्चन वो इजीली ठीक कर ले जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ पे देखो एम्पियर किसका मात्रक है मेरे भाई। एम्पियर जो है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक हो जाएगा। अब क्वेश्चन में भी यही पूछा है, देखो कहा गया ये रहा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने की इकाई क्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी मेरे भाई, एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और बाकी सारे भी आपको याद रखना जरूरी है। एम्पियर ए से इसको डिनोट किया जाता है, विद्युत धारा को मापने का अंतरराष्ट्रीय मानक यानी कि एसआई मात्रक है। इसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। ठीक है, तो याद रखना, पूछा जा सकता है बताइए जो विद्युत धारा को मापने का जो अंतरराष्ट्रीय मानक है एम्पियर, इसको जो है किस वैज्ञानिक के नाम पर जो है इसका नाम एम्पियर रखा गया। तो वैज्ञानिक का नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर मेरे भाई। ठीक है, जब किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रभावित होते हैं, प्रवाहित मतलब जो है प्रवाह होते हैं, बहने वाले को प्रवाहित बोलते हैं, तो धारा का एक मान 1 एम्पियर होता है। इसका ये फार्मूला होता है 1A = 1C बाय में 1 सेकंड हो जाए, ऐसा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1C बटे में 1 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब अन्य विकल्पों को यहां से देख लेना। वाट किसका एसआई मात्रक है, तो ये विद्युत शक्ति का जो है मात्रक हो जाएगा वाट मेरे भाई। जूल किसका मात्रक हो जाएगा, तो यह कार्य, वर्क और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। चाहे कार्य पूछ ले आपसे, चाहे एनर्जी या फिर ऊर्जा पूछ ले, दोनों का एसआई मात्रक कौन सा होता है, जूल होता है मेरे भाई। ठीक है, और वोल्ट की बात करूं तो यह विभवांतर का एसआई मात्रक है, ऊपर हम देख चुके हैं। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं हमारे घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं मेरे भाई। इसकी आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी भारत में कितनी निर्धारित है मेरे भाई। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की नहीं पूछ रहा, हमारे भारत की पूछ रहा है। हमारे भारत के अंदर जो है घरों के अंदर आने वाली प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी सेट की गई है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे भाई 50 हर्ट जो है सेट की गई है मेरे भाई। ठीक है, घरों में आने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, ये भारत में जो है कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की गई है, 50 हर्ट जो है, 50 हर्ट जो है ये सेट की गई है। यहां पे देखो भारत में उत्पादित और घरों में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज जो है होती है। इसका अर्थ है कि यह धारा 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है और वापस चक्र पूरा करती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। यह धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा बदलती है, जिससे इसकी आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड बनती है मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है उस उपकरण का नाम क्या है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। यानी कि उस उपकरण का, यानी कि उस यंत्र का नाम पूछा गया जो एसी को जो है किस में बदल देता है, डीसी में बदल देता है मेरे भाई। ठीक है, एसी को किस में बदल देता है, डीसी में बदल देता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, दुष्टकारी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यहां पे देखो दुष्टकारी रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा में जो है डीसी में जो है परिवर्तित कर देता है मेरे भाई। ठीक है, यह प्रक्रिया अर्धचालक डायोड सेमीकंडक्टर डायोड के गुण पर आधारित होती है। तो ये चीज भी याद रखना, ये जो दिष्टकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना, ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। और इस मतलब ये जो कन्वर्ट करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है किस पर आधारित होती है, तो ये प्रक्रिया मेरे भाई अर्धचालक डायोड पर जो है ये आधारित होती है, जो धारा को केवल एक ही दिशा में बहना देता है मेरे भाई। ठीक है, एक ही दिशा में ये बहती है, वापस आने का कोई चक्कर नहीं है मेरे भाई। ठीक है, एक ही दिशा में जो है ये बहती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो ये भी याद रखना भाई, ये 2 प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो जाएगा।
अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। इन्वर्टर किसको चेंज करता है? यह दिष्ट कार्य के ठीक विपरीत कार्य करता है मेरे भाई। जो इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर, आपके घर भी इन्वर्टर लगा होगा। इन्वर्टर तो पता ही होगा ना क्या होता है, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है। तो इन्वर्टर क्या काम करता है? इन्वर्टर जो है ठीक दिष्ट कार्य के जो है अपोजिट काम करता है। तो ये क्या काम करता है? ये दिष्ट धारा डीसी को वापस प्रत्यावर्ती एसी में बदल देता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, जो दिष्ट कार्य होता है वो क्या करता है? वो एसी को डीसी में बदलता है। लेकिन जो हमारा इन्वर्टर होता है घर के अंदर, इन्वर्टर ये क्या करता है? ये डीसी को पुनः जो है, 1 सेकेंड, डीसी को जो है ये पुनः एसी के अंदर बदल देता है। ये चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई। ट्रांसफार्मर, ये भी आपने सुना होगा, यह केवल एसी वोल्टेज के स्तर को बदलने, कम या ज्यादा करने का काम करता है मेरे भाई। ठीक है, तो ट्रांसफर क्या काम करता है? सिर्फ एक काम करता है, एसी वोल्टेज का स्तर, जो एसी होता है ना, एसी, इसका वोल्टेज स्तर होता है, वोल्टेज मतलब कि किस वोल्टेज से जो है बिजली आ रही है, 240 वोल्ट की करंट आ रहा है या फिर कितने वोल्ट का करंट आ रहा है, सिर्फ इसको घटाने या बढ़ाने का काम करता है मेरे भाई ट्रांसफर। आई बात समझ में? उसके बाद जनरेटर भी आप सभी जानते हैं एक प्रकार का जो है इन्वर्टर की तरह काम करते हैं। बस इन्वर्टर हमारा चार्ज होता है और जो जनरेटर होता है ये तेल से चलता है, तेल डालना पड़ता है। आपने देखा होगा बाहर में जो सेक्टर वगैरह होते हैं, नॉर्मल तो हम घरों में जनरेटर नहीं लगाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं या फिर सेक्टरों में रहते हैं वो नॉर्मली जनरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये चीज भी याद रखना, जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर ये किसको कन्वर्ट करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि घरों में इन्वर्टर के साथ लगी बैटरी से मिलने वाला करंट किस प्रकार का होता है? तो अभी हमने इन्वर्टर की बात करी, और इन्वर्टर किसको चेंज करता है? डीसी को जो है एसी में चेंज करता है। कौन करता है? इन्वर्टर करता है। अब जो घरों में इन्वर्टर के साथ लगी बैटरी, तो बैटरी से ही चलता है, जाहिर सी बात है, बैटरी चार्ज होगी तभी तो इन्वर्टर चलेगा मेरे भाई। तो ये तो पता हुआ ना इन्वर्टर क्या होता है। इन्वर्टर तो एक छोटा सा बॉक्स होता है जो उसके ऊपर लगा होता है, नीचे लगी होती है बैटरी सबसे बड़ी वाली। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब ये क्या कह रहा है? घरों में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी से मिलने वाला करंट होता है, मतलब जो बैटरी से हमें करंट मिलता है ना, वो किस प्रकार का करंट होता है? वो दिष्ट धारा होता है मेरे भाई। क्या होता है? दिष्ट धारा होता है, डीसी होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है? दिष्ट धारा हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डीसी से जो है एसी में कन्वर्ट करता है ना मेरे भाई। ये चीज आप याद रखना। यहां पे देखो, घरों में इन्वर्टर के साथ लगी बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये भी आप याद रखना, इन्वर्टर के साथ जो लगी बैटरी होती है ना, बैटरी, इन्वर्टर के साथ बैटरी, ये क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये एक एक लाइन से वन डे एग्जाम्स के लिए मोस्ट वन लाइनर एमसीक्यू बन रहे हैं मेरा भाई, यकीन मानना, यहीं से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा, बताइए जो घरों में लगे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो ऊर्जा को किस में बदलती है? तो आपको बताना पड़ेगा रासायनिक ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में ये बदलती है मेरे भाई, और दिष्ट धारा डीसी प्रदान करती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक सेल या बैटरी हमेशा दिष्ट धारा का ही स्रोत होते हैं। जो रासायनिक सेल होते हैं ना या फिर बैटरी, हमेशा ऑलवेज दिष्ट धारा डीसी का ही स्रोत होते हैं, क्योंकि इनमें धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है मेरे भाई। ठीक है, घरेलू उपकरणों को चलाने के लिए इस डीसी करंट को इन्वर्टर मशीन की मदद से वापस प्रत्यावर्ती एसी में जो है बदला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? बस थोड़ा सा ध्यान लगा के शांति से एक जगह बैठकर सुन लेना, पढ़ लेना, देख लेना, सारी चीजें इसी में मिल जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, और वनडे एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो, थोड़ा सा आप जो है विश्वास रखा करो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अन्य विकल्पों का विवरण देख लो। प्रत्यावर्ती धारा मैं बता चुका हूं, एसी, यह वह धारा है जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती है और पावर स्टेशन से हमारे घरों के मुख्य बोर्ड मेंस में सीधे सप्लाई होती है मेरे भाई। ठीक है, अन्य विकल्पों का यहां पे बता दिया गया है। एम्पीयर आप सभी जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वोल्ट भी देख चुके हैं और वोट भी देख चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, बार बार इसलिए दिए गए हैं ताकि आप पढ़ो ना पढ़ो मल्टीपल टाइम, कम से कम यहां तो आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो ऊपर हम देख के आए थे, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो धारा के मार्ग में रुकावट कौन डालता है? ओम डालता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ओम का सिंबल ये याद रखना भाई, ओम को जो है इस सिंबल से दर्शाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ओम विद्युत प्रतिरोध का अंतरराष्ट्रीय मानक एसआई मात्रक है। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक था जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इनके नियम के अनुसार यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध जो है 1 ओम होता है मेरे भाई।
ठीक है। आगे आगे चलते हैं। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने प्रभावित होने वाले आवेशों धारा के प्रवाह का विरोध करता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये यहां पे दिया गया है, ये सारे वही है, घूम फिर के वही आ रहे हैं, बस एसआई मात्रक, एसआई जो मात्रक होता है ना, यहां से एसआई मात्रक बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आपको रटवाने के लिए बार बार मैंने ये चीज यहां पर लिख दी है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि ठीक है, यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये तार है मेरे भाई। ठीक है, अब ये तार इतनी ही थी, पहले इतनी तार थी, अब इस तार की लंबाई जो है बढ़ा दी है मेरे भाई, इस तार की लंबाई जो है यहां तक बढ़ा दी है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम किसी तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हम देख के आए थे ना, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस मेरे भाई, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा, नहीं घटेगा तो नहीं, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, आइए देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध यानी कि आर मतलब रेसिस्टेंस, उसकी लंबाई लेंथ के सीधे समानुपाती यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अपोजिट होती है मेरे भाई। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल जो है ये एल हो जाएगा मेरे भाई। इसका अर्थ है कि यदि तार की लंबाई को दोगुना किया जाए तो उसका प्रतिरोध भी जो है दोगुना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, लंबाई बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का मार्ग में अधिक परमाणु से टकराना पड़ता है, जिससे धारा के प्रवाह में रुकावट जो है बढ़ जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ जाती है तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगी, यानी कि रुकावट बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, एक सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमारे घरों में की जाने वाली बिजली की पूरी फिटिंग या वायरिंग किस क्रम से जोड़ी जाती है। जो आप घर बनाते हो, नया घर बनाते हो ना, आप नया घर बनाते हो, उसके बाद जो है भाई आप ठेका देते हो। ठीक है, ठेका देते हो, बिजली का ठेका देते हो, फिर 1-2 दिन लेता है वो, पहले जो है एल्यूमिनियम की तार डालता है पाइपों के अंदर, फिर तार खींचता है, एक एक करके खींचता है ना, तो वो जो फिटिंग करता है, वायरिंग करता है, वो किस क्रम में जोड़ी जाती है। तो किस क्रम में जोड़ी जाती है, श्रेणी क्रम में, समांतरण पैरेलल क्रम में, मिश्रित क्रम में, या फिर किसी भी क्रम में जोड़ देगा। ये तो नहीं होगा, किसी भी क्रम में तो नहीं जोड़ेगा, मिश्रित क्रम में भी नहीं जोड़ेगा। बच गए 2, इनमें से जो है राइट आंसर हो सकता है। तो किस क्रम में जोड़ेगा, तो जाहिर सी बात है सीरीज के क्रम में जोड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, किस क्रम में जोड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे क्रम में जो है वो जोड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे जोड़ेगा। घरों में सभी विद्युत उपकरणों को समांतरण क्रम यानी कि पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। नहीं यार, पैरेलल कनेक्शन में कैसे जोड़ा जाता है, बी आएगा क्या इसका, समांतरण श्रेणी क्रम नहीं आएगा क्या। चलिए कोई नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड भाई। ठीक है भाई, ये श्रेणी नहीं आएगा, पैरेलल ही आएगा, मेरे से ही मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये समांतर क्रम में जोड़ता है मेरे भाई। ठीक है, ये कैटेगरी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ता है। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। घरों में सभी विद्युत उपकरण को जो है समांतर पैरेलल कनेक्शन में जो है जोड़ा जाता है। इस क्रम में प्रत्येक उपकरण यानी कि जितने भी उपकरण होंगे समान वोल्टेज, भारत में जो है 220 वोल्टेज प्राप्त होता है, जिसमें वे अपनी पूर्ण क्षमता से जो है कार्य कर पाते हैं। मतलब जितने भी आपके घर में यंत्र होंगे, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, एसी तो वैसे ज़्यादा लेता है, भारत में जो है 220 वोल्ट जो है प्राप्त होता है, जिसमें वे अपनी सारी एनर्जी से जो है काम कर पाते हैं मेरे भाई। समांतरण क्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि एक उपकरण खराब या बंद हो जाए तो बाकी के उपकरणों में धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के जारी रहता है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए जो है समांतर पैरेलल आएगा मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए समांतर क्रम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके घर में बहुत सारी चीज़ है, टीवी है, ठीक है, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर फॉर एग्जांपल के मान के चलो आपका फ्रिज जो है खराब हो गया, तो आपने जो है सभी यंत्रों को, टीवी को, फ्रिज को, कंप्यूटर को कितनी ऊर्जा दे रखी थी, समांतर दे रखी थी, बराबर दे रखी थी सभी को ऊर्जा। तो अगर एक आपका ये जो फ्रिज है ये खराब भी हो गया ना, तो बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टीवी और कंप्यूटर अपने आप जो है बिल्कुल सही चलते रहेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में, ये चीज आपको याद रखना है। इसीलिए जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट तंतु होता है ना, वो अंदर बल्ब के अंदर आपने देखा होगा ऐसी तार सी जो है जुड़ी होती है, ठीक है, ऐसी तार सी जुड़ी होती है, उसी को फिलामेंट तंतु बोलते हैं। और ये किससे बना होता है, ये टंगस्टन से बना होता है मेरे भाई। ठीक है,
टंगस्टन से ये बना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक उच्च होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस जो है इसका गलनांक होता है। इसीलिए जो है गर्म जो है बल्ब के अंदर जो है गर्म होके वो लाइट देता रहता है। उच्च गलनांक के कारण यह तेज गर्मी में भी पिघलता नहीं है और अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करने लगता है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए बल्ब जलता है मेरे भाई, याद रखना। इसका जो है गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना गर्म होने के बाद वो पिघलेगा। वो जो टंगस्टन तंतु होता है ना, जो चमकता है, जो जलता है, वो इतने डिग्री सेल्सियस के बाद जो तापमान होगा ना, उसके बाद पिघलेगा। अदरवाइज उस तंतु को कुछ भी नहीं होगा इससे कम टेम्परेचर के अंदर मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए वो गर्म हो जाता है और रोशनी देने लगता है। यह धातु उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलती नहीं है, जिससे बल्ब की कार्यक्षमता लंबी बनी रहती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विद्युत हीटर, प्रेस, इस्त्री और गीजर की हीटिंग कॉइल बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग होता है मेरे भाई। तो विद्युत हीटर तो आपने देखा होगा, सर्दियों में हीटर का यूज करते हैं हम। प्रेस करते हैं, कपड़ों में प्रेस करते हैं। और जो गीजर होता है, गीजर यानी कि जो पानी गर्म करते हैं, जिससे हम जो नहाने का पानी होता है ना बाथरूम के ऊपर, आपने देखा होगा गीजर। इन सभी के अंदर जो है मेरे भाई किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। तो किसका प्रयोग किया जाता है, पीतल का नहीं, कांसा का नहीं, टंगस्टन का नहीं, नाइक्रोम जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि भाई जो हीटर होता है, हीटर, इसकी जो तार होती है, फिलामेंट होती है, वो किससे बनती है। तो ये नाइक्रोम से बनती है। ये चीज भी रट लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यहां से देखो, विद्युत हीटर, इस्त्री और गीजर जैसे तापमान उपकरणों में नाइक्रोम मिश्र धातु निकेल, क्रोमियम और मैंगनीज और लोहे का मिश्रण का उपयोग होता है मेरे भाई। तो ये चीज भी याद रखना, ये जो नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम, इसके अंदर जो है कौन कौन सी धातु बनकर ये नाइक्रोम बनती है। तो निकल धातु हो गई, क्रोमियम होगी, मैंगनीज होगी और लोहे, इनका मिश्रण करके, इनका जो है मिश्रण करके जो है नाइक्रोम धातु बनाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी बहुत उच्च होती है, जिसके कारण इसमें से धारा बहने पर अत्यधिक ऊष्मा जो है उत्पन्न करता है मेरे भाई। उच्च तापमान पर भी नाइक्रोम का आसानी से दहन या ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिससे यह लाल गर्म होने पर भी पिघलता है या फिर टूटता नहीं है। सेम प्रोसेस है, कौन सी सेम प्रोसेस है, जो अभी हम टंगस्टन की देख के आए थे ना बल्ब के साथ, वैसी ही सेम प्रोसेस है इसकी भी मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, बाकी ये देख लेना अन्य विकल्पों का विवरण। पीतल क्या है, पीतल किसका मिश्रण है। तो याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं, तांबे और जस्ते का मिश्रण क्या है, पीतल है मेरे भाई, ठीक है। ये मिश्र धातु है, ठीक है। तो डायरेक्ट कई बार पूछता है भाई पीतल जो है किन किन धातुओं का जो है मिश्रण है। तो कॉपर और जिंक मिश्र धातु की ये मिश्रण है मेरे भाई, ठीक है। इनका उपयोग मुख्य रूप से बर्तन, सजावटी सामान और बिजली के प्लग, पिन बनाने में जो है होता है। कांसा किसका मिश्रण है, तांबे और टिन का मिश्रण कांसा हो जाएगा। और टंगस्टन किसका मिश्रण हो जाएगा। तो ये एक शुद्ध धातु है मेरे भाई, ये कोई मिश्रण नहीं है, जिसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है और इसका उपयोग केवल विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इजी है, आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अश्व शक्ति में कुल कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। 48 लिख दिया गया, 746 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारा डिटेल से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बिजली के बल्ब के भीतर टंगस्टन के तार को जलने वाष्पीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसके अंदर कौन सी भरी जाती है मेरे भाई, आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है मेरे भाई, ठीक है। जो बिजली का बल्ब अभी हम देख के आए थे ना, इसके अंदर जो फिलामेंट बनता है वो किससे बनता है, टंगस्टन से बनता है मेरे भाई। ये काफी उच्च गलनांक इसका होता है, जिससे ये पिघलता नहीं मेरे भाई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, जो टंगस्टन होता है, वो जो है जलने से, वाष्पीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस उसके अंदर भरी जाती है। तो उसके अंदर मेरे भाई आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आइए देख लेते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर टंगस्टन फिलामेंट को बहुत उच्च तापमान पर काम करना पड़ता है, जहां हवा की उपस्थिति में यह तुरंत जल सकता है मेरे भाई, ठीक है। अगर विद्युत बल्ब होता है ना, जो विद्युत बल्ब, वो काफी उच्च तापमान पर काम करता है। जाहिर सी बात है भाई, उसका जो फिलामेंट है वो काफी गर्म हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। अगर हवा की उपस्थिति वहां पर हो जाए ना, तो वह तुरंत जल जाएगा मेरे भाई। इसे जलने और वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए बल्ब के अंदर जो है हवा निकालकर ऑर्गन और नाइट्रोजन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है मेरे भाई, ठीक है। इनएक्टिव गैस इसके अंदर भरी जाती है। ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है बल्ब के अंदर, उसके अंदर जो है इनएक्टिव गैस, जो निष्क्रिय गैस होती है ना, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन गैस, ये गैसें भर देती है। इन गैसों की उपस्थिति के कारण फिलामेंट की आयु जो है काफी बढ़ जाती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण का नाम क्या हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार वनडे एग्जाम्स में आ चुका है। विद्युत मोटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। यहां से इसके बारे में आराम से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। और ये भी अच्छा, ये सारा चलिए मैं बता ही देता हूं, कोई नहीं, जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। ये तो आप पढ़ लेना भाई, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलती है मेरे भाई, ठीक है। इनको जरूर पढ़ लेना। डायनमो किसको बदलता है, ये विद्युत मोटर के ठीक विपरीत कार्य करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बताइए डायनमो जो है विद्युत ऊर्जा को किससे किस में बदलता है मेरे भाई। या फिर आपको कह देगा कि यांत्रिक ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। बैटरी से देख लेना और यहां से हीटर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण डायनमो या जर्मिनेटर की खोज किसने की थी और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन तो यहीं पे आपको पता चल गया, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम क्या है, डायनमो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब डायनमो या फिर जनरेटर, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर यह आधारित है मेरे भाई, ठीक है। इस सिद्धांत पर यह काम करे। तो आपको याद रखना है, ये जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण का नाम क्या है, डायनमो है मेरे भाई। और डायनमो की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने जो है डायनमो की खोज की थी। और ये जो डायनमो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और ये सारा डिटेल में आप पढ़ लेना, सारी कुछ जानकारी आपको हो जाएगी। सारा डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेरे भाई, ठीक है। यहां से आइजैक न्यूटन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिख दिया है, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में लिख दिया है, फोटोवोल्टिक प्रभाव के बारे में लिख दिया है, थॉमस एडिसन तापायनिक प्रभाव के बारे में लिख दिया है। एक एक क्वेश्चन यहां से कभी भी उठा के आपसे पूछ लेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ आपको बेहद पढ़नी इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम पढ़नी बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे भाई। और तो आप क्या करोगे, बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको जो है ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है घरों में खर्च होने वाली बिजली की माप यूनिट में की जाती है। आप सभी जानते हैं हमारे घर में क्या लगे होते हैं, मीटर लगे होते हैं मेरे भाई, ठीक है। मीटर लगे होते हैं, हर मीटर का बिल आता है 1 महीने या फिर 2 महीने में बिल आता है मेरे भाई, ठीक है। और वो जो बिल लेकर जाता है ना, बिल हमारे बिजली वाला जो आता है बिल लेके जाता है, वो मीटर में कुछ देख दाख के नोट करता है। तो वो जो नोट करता है ना, वो यूनिट ही नोट करता है मेरे भाई, ठीक है। वो यूनिट नोट करता है। और ये यूनिट का जो है अलग अलग चार्ज होता है, मतलब एक यूनिट के पैसे कितने होते हैं, 4 रुपए। वैसे ही एग्जाम्पल देने के बोल रहा हूं, शायद कुछ अलग रेट हो सकता है। 1 यूनिट के 4 रुपए चार्ज करते हैं। ये तो नॉर्मल घरों की है। अगर हम जो है घर बनाते हैं या फिर मतलब अलग अलग रेट होता है मेरे भाई, ठीक है। मतलब घर का ये नॉर्मल रेट होता है। अगर भाई कोई कंस्ट्रक्शन घर है तो वहां पे 1 रुपया बढ़ा के 5 रुपए चार्ज करते हैं वहां पर 1 यूनिट का। ऐसे ही भाई कोई मतलब इंडस्ट्रियल एरिया होता है तो वहां पे 1 यूनिट के ज्यादा चार्ज करते हैं, 6 पता नहीं 6 से 10 रुपए। मतलब ये एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो घरों में खर्च होने वाली बिजली की जो माप है वो यूनिट में की जाती है। इस 1 यूनिट का वैज्ञानिक मतलब क्या होता है, तो इस 1 यूनिट का वैज्ञानिक मतलब होता है 1 किलोवाट पर घंटा जो है इसकी वैज्ञानिक जो है इसका मतलब होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं, हमारे घरों में बिजली के मीटर द्वारा मापी जाने वाली यूनिट वास्तव में विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा किलोवाट घंटा को दर्शाती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो यूनिट होती है ना, यूनिट ये वास्तव में जो है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रा होता है ना, किलोवाट घंटा, इसको दर्शाती है मेरे भाई। यदि 1000 वाट 1 किलोवाट का कोई उपकरण लगातार 1 घंटे तक चलाया जाए, मतलब कि 1000 वाट का कोई उपकरण, मान लो कि भाई 1000 वाट 1 टन का आपने क्या लगा रखा है, 1 टन का आपने एसी लगा रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो 1000 वाट 1 किलो यानी 1 किलोवाट यानी कि 1 टन का आपने एसी लगा रखा है। अब उस एसी को आपने 1 घंटा चलाया तो वह परिपथ में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो है खपत करता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा का मान ऊर्जा एसआई मात्रक जूल में 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो घंटा होता है ना, हावर होता है, 3.6 गुणा 10 की जूल, ये इसकी जो है फार्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है। ये एनर्जी होती है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक है? तो आप सभी जानते हैं चांदी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ हो गया चांदी? चांदी ये रहा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चांदी सिल्वर को विद्युत का सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक माना जाता है, ये पढ़ लेना आराम से। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में बोल रहे हैं मोबाइल फोन की बैटरी और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ईवी। ठीक है, ईवी तो आपको पता होगा, ईवी क्या होता है? आजकल जो स्कूटी होती है, स्कूटी वो भी सारी इलेक्ट्रिक आ गई है मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं भाई, क्या क्या नाम होते हैं मुझे तो नाम पता नहीं भाई, जीलियो जालियो होते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटियां होती है मेरे भाई। ठीक है, मोबाइल फोन की बैटरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हो गई या फिर स्कूटी हो गई, उनमें किस प्रकार के सेल या बैटरी का उपयोग किया जाता है जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है? तो किस प्रकार की बैटरी का उपयोग इनके अंदर किया जाता है जिससे हम उनको बार बार चार्ज कर सकते हैं? तो ये होते हैं द्वितीयक सेल मेरे भाई। ठीक है, द्वितीयक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल यानी कि लिथियम आयन, इनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं मेरे भाई, याद रखना। इनको हम क्या कर सकते हैं? दोबारा चार्ज कर सकते हैं। अब दोबारा चार्ज कर सकते हैं तो ये जो प्राथमिक सेल होते हैं ना, प्राथमिक सेल, इनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ये आप याद रखना। ठीक है, इनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, लिखा भी होगा यहाँ पे कहीं पे, देखो ये रहा। ठीक है, ये द्वितीय सेल के बारे में तो आप यहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद ये देखो प्राथमिक सेल, ये वे सेल होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है और एक निश्चित समय के बाद ये पूरी तरह डेड हो जाते हैं, इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। बस ये एक छोटा सा याद रखना, जैसे सामान्य घड़ियों के सेल, घड़ियों के सेल है जो है होते हैं ना, घर में तो आपके घड़ी होगी ना, उसके सेल आप हर बार नए लगाते हो, बार बार थोड़ी उसको चार्ज करते हो, तो वो क्या है? घड़ियों वाले सेल वो आपके प्राथमिक सेल है मेरे भाई। ठीक है, वो आपके क्या है? प्राथमिक सेल, जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता मेरे भाई। और द्वितीयक सेल कौन सी है? द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां से पढ़ लेना, शुष्क सेल और वोल्टीय सेल के बारे में भी पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में बोल रहा है कि घड़ी, रिमोट या टॉर्च में डालने वाला सूखा सेल, ड्राई सेल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता? अभी पढ़ के आए हैं, प्राथमिक सेल हो जाता है, प्राथमिक सेल मेरे भाई। ठीक है, घड़ियां जो होती है ना हमारे घड़ियों में, उसमें प्राथमिक सेल डलता है और वो एक ही बार चार्ज होता है, दोबारा चार्ज नहीं हो सकता, इसीलिए हम जो है दोबारा नया सेल उसके अंदर डालते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो विद्युत सेल या बैटरी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विद्युत सेल या बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा, हमने ऊपर देखा था ना, इन्वर्टर देखा था, इन्वर्टर भी तो यही काम करता है। इन्वर्टर क्या करता है? विद्युत सेल या बैटरी को जो है सीधा केस में रासायनिक ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर संचालित रासायनिक पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित कर देती है मेरे भाई। ठीक है, ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना। आगे चलते हैं, ये मोटर, जनरेटर और हीटर बार बार लिखे गए हैं, क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग परिपथ में समांतर क्रम में किया जाता है? ऊपर देख के आए थे वोल्ट मीटर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्ट मीटर यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए जो है किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसे हमेशा उन बिंदुओं के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिसके बीच का विभवांतर मापना हो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सारा पढ़ लेना, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर और इन दोनों को भी पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का सटीक माप मापने के लिए किस यंत्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? जो परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है, करंट जो होता है, उसका सटीक माप मापने के लिए किस यंत्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो किस यंत्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है, इसका सटीक मान मापने के लिए जो है ए मीटर को जो है श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां से देख लेना, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को सटीक मान मापने के लिए ए मीटर का उपयोग किया जाता है। इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि पूरी की पूरी विद्युत धारा इसके भीतर से
होकर गुजर सके मेरे भाई। ठीक है, एक अच्छे एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम, लगभग शून्य होना चाहिए, ताकि वह परिपथ की मूल धारा के मान में कोई बदलाव न कर सके मेरे भाई। ठीक है, इनको पढ़ लेना, वोल्टमीटर, थर्मामीटर और बैरोमीटर। थर्मामीटर तो आप सभी ने पढ़ा है, एक वयस्क मनुष्य का जो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, और बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, यदि किसी तार को मोटा कर दिया जाए, पहले हमने क्या देखा था कि किसी तार को और लंबा कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता घट जाएगी, बढ़ जाएगी, वहां पर क्या थी, बढ़ गई थी। यदि किसी तार को मोटा कर दिया जाए, मतलब किसी तार को जो है मोटा कर दिया जाए, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध घट जाएगा मेरे भाई। अब याद रखना, लंबाई और मोटाई में फर्क है, याद रखना, वहां पे लंबाई पूछी गई थी, यहाँ पे क्या पूछी गई है, यहाँ पे मोटाई पूछी गई है, मोटाई पूछी गई है, तो याद रखना ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे एग्जामिनर जो है खेल सकता है आपके साथ। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध आर, रेसिस्टेंस उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती प्रोपोर्शनल होता है, ये इनका फार्मूला है। इसका अर्थ है कि यदि तार को मोटा किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों के बहने के लिए अधिक जगह मिलेगी और रुकावट कम हो जाएगी, जिससे प्रतिरोध जो है घट जाएगा मेरे भाई। यही कारण है कि मोटे तारों का प्रतिरोध कम और पतले तारों का जो है प्रतिरोध जो है अधिक होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, इनको भी पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे पदार्थ जिसकी चालकता सुचालक और कुचालकता के बीच होती है क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, मतलब कि ना तो सुचालक होते हैं ना कुचालक होते हैं, तो कौन से होते हैं, बीच वाले कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं मेरे भाई। ठीक है, सेमीकंडक्टर होते हैं, और सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या बोला जाता है, अर्धचालक बोला जाता है मेरे भाई। अर्धचालक ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बैठ के पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहे हैं, तापमान बढ़ाने पर सामान्य धातुओं या चालकों के विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो जैसे ही तापमान आप बढ़ाओगे ना, तो तापमान बढ़ाने पर जो धातुओं या चालकों का प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रेसिस्टेंस जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तापमान बढ़ाने पर धातुओं या चालकों का विद्युत प्रतिरोध जो है और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ जाते हैं। जब चालक का तापमान बढ़ता है तो उसके भीतर उपस्थित परमाणु और आयन अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। इस तीव्र कंपन के कारण बहने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की परमाणु में होने वाली टक्करों की आवर्ती कोलिजन बढ़ जाता है, जिससे धारा के मार्ग में रुकावट यानी प्रतिरोध बढ़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हैं, किसी तार के पदार्थ का वह निश्चित गुण जो केवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसका मात्रक ओम मीटर होता है, क्या कहलाता है, तो ओम मीटर जो है ये क्या कहलाता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अच्छे से बैठ के इसको पढ़ लेना, ये प्रतिरोधकता का सिंबल है भाई, याद रखना ये। ठीक है, किसी पदार्थ का वह अंतर्निहित गुण जो चालक की लंबाई या मोटाई बदलने पर भी नहीं बदलता, यह केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा हो जाएगा, ओम मीटर इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शुष्क या सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ और शुद्ध आसूत जल विद्युत के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, तो आप सभी जानते हैं ये सबसे अच्छे सुचालक है। हट, गलत है, ये विद्युत के कुचालक या अचालक है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर बिल्कुल करंट हो जाएगा, जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूखी लकड़ी होगी, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, इनसे जो है विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती मेरे भाई। ठीक है, ये बैठ के पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है, किसी अम्लीय जलीय विलयन में विद्युत धारा गुजारने पर अणुओं का अपने आयनों में टूट जाना क्या कहलाता है, तो किसी अम्लीय जल यानी कि एसिड जल की बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, एसिडिक वाटर की ये बात कर रहा है। अगर एसिडिक वाटर मतलब कोई ऐसा वाटर है जो एसिडिक वाटर है, उसमें से विद्युत धारा अगर हम गुजारेंगे तो अणुओं का अपने आयनों में टूट जाना क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन या फिर पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने पर रासायनिक विघटन होता है मेरे भाई। ठीक है, जब अम्लीय जल से विद्युत धारा गुजारी जाती है, तो पानी अपने अवयवों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O2 आयनों में जो है टूट जाता है। इसी क्रिया को जो है क्या बोला जाता है, इसी क्रिया को मेरे भाई विद्युत अपघटन बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, फिक्स तापमान पर किसी तार के सिरे का वोल्टेज
उसमें बहने वाले करंट के सीधे समानुपाती होता है। यह विज्ञान का कौन सा प्रसिद्ध नियम है? तो यह विज्ञान का ओम का नियम है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियां जैसे तापमान, लंबाई, मोटाई स्थिर रहे तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के जो है सीधे समानुपाती होता है मेरे भाई। गणितीय रूप देख लेना फार्मूला, और यहाँ आर एक नियतांक कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, जिसे उस चालक तार का विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहा जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले किस अत्यंत सूक्ष्म कण के बहने या प्रवाह से बिजली करंट बनती है? जो परमाणु के नाभिक होती है ना, इनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले किस अत्यंत सूक्ष्म कण के बहने या प्रवाह से बिजली बनती है? तो किससे बनती है? इलेक्ट्रॉन से बनती है, आप सभी जानते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज किस किसने की? तो ये आप मुझे बता दो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट बिजली ऊर्जा का मान कुल कितने जूल के बराबर होता है? तो ये देख के आए हैं, तो ये हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की 6 जूल के बराबर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है वह कौन सा संयोजन या फिर क्रम है जिसमें जुड़े सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान हमेशा एक समान रहता है? तो हमेशा एक समान जो है विद्युत धारा कहां पर रहती है? तो ये श्रेणी क्रम में रहती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है विद्युत शक्ति या सामर्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति या जो सामर्थ्य इलेक्ट्रिक पावर होती है, इसका जो है मानक क्या होता है? वोट होता है मेरे भाई। ठीक है, वोल्ट नहीं होता, वोट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 30 बोल रहा है नॉन मेटल होने के बावजूद वह कौन सा तत्व है जो अपवाद स्वरूप विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है और पेंसिल के लेड में प्रयुक्त होता है? तो यहां से अगर आपने ये लाइन ध्यान से पढ़ ली ना, पेंसिल की लेड में प्रयुक्त होता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। पेंसिल की लेड में कौन प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट होता है मेरे भाई। ठीक है, वो काला काला जो सिक्का होता है ना, वो ग्रेफाइट ही होता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया क्या कंप्लीट? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 रह गया, 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है सीबैक प्रभाव पर आधारित वह कौन सी युक्ति है जिसमें दो अलग अलग धातुओं के सिरों को अलग अलग ताप रखने पर बिजली बनती है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन जो है ताप युग्म, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सीबैक प्रभाव के बारे में डिटेल मैंने लिख दी है, यहां से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई, ये नहीं लिखी है। ठीक है, यहां से लिखना है। देखो सीबैक प्रभाव आसान भाषा में समझो, जब आप दो अलग अलग धातु जैसे कि तांबा और लोहा के तारों को आपस में जोड़कर एक घेरा लूप बनाते हो और उन दोनों जोड़ वाली जगहों को अलग अलग तापमान पर रखते हैं, एक को गर्म और दूसरे पर ठंडा, तो उस तार में अपने आप बिजली करंट बहने लगती है। सरल शब्दों में तापमान के अंदर से सीधे बिजली पैदा होना ही जो है सीबैक प्रभाव हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण मैंने रियल टाइम लिख दिया गया। मान लीजिए आपके पास तांबे और लोहे की दो तार है मेरे भाई। ठीक है, आपके पास दो तार है, एक कॉपर की है, एक आयरन की है। आपने दोनों के तारों के सिरों को आपस में बांधकर जोड़ दिया मेरे भाई। ठीक है, आपने दोनों के सिरे आपस में जोड़ दिए, जंक्शन ए और जंक्शन बी बना लिए। अब आपने जंक्शन ए को बर्फ की कटोरी में ठंडा रख दिया और जंक्शन बी को मोमबत्ती की लो पर गर्म कर दिया। क्या होगा? जैसे ही दोनों जोड़ों के बीच तापमान का अंतर पैदा होगा, तार के भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन गर्म वाले हिस्से से ठंडे वाले हिस्से की तरफ तेजी से भागने लगेंगे। ये लाइन समझ के कुछ याद आया? ज्योग्राफी में भी तो हमने ऐसा ही पढ़ा था, जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है और ठंडी हवा जो है नीचे की तरफ बैठने लगती है। इलेक्ट्रॉनों के इस भाव के कारण तार में तुरंत एक कमजोर विद्युत धारा करंट बहने लगेगी। अगर आप इस सर्किट के बीच में एक छोटा सा बल्ब या मीटर लगा देंगे तो वह जल उठेगा। सिंपल सी बात है, आ गया होगा समझ कैसे काम करती है बिजली। ठीक है,
इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो यहाँ पे देख लो, तापमान मापने में इसका उपयोग होता है, अंतरिक्ष यानों में इसका उपयोग होता है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर खत्म होता है। आज हमारा जो है 8वां चैप्टर जो है खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां से सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।